हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रासायनिक बलगति का सेकंड पार्ट, जो बहुत छोटा सा पार्ट रह गया था, जिसको मैं कवर कर देता हूं। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन कई बार आता है और मोस्टली क्वेश्चन आपके सेट पे आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बात के टोटल मिलाकर के 10 से 12 सेट पेपर बनेंगे। अगर 10 सेट भी बनते हैं, 10 या 8 सेट बनेंगे पेपर, तो उसमें से 2 सेट में पेपर में पक्का क्वेश्चन रहेगा। इससे बहुत छोटा है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो रासायनिक बलगति का सेकंड पार्ट। इसके पहले आप लोग को इस वीडियो को देखने के पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था नाभिकीय रसायन में, नाभिकीय हार्मोनियम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ट्रिक्स बताई थी। जितनी भी चीजें थी उनको पढ़ लीजिएगा, उनके सारे फॉर्मूले सारे ट्रिक्स से ही इसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में क्या करते हैं, रासायनिक बलगति में क्या पढ़ने का सेकंड पार्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को मतलब ये केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर सबसे पहले लिखते हैं, इनके क्या है, भौतिकी। तो फिजिकल स्टेट कैसा इनको इफेक्ट करता है। ठीक है, भौतिक अवस्था के बारे में बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, भौतिक अवस्था के बारे में। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, अभिकारक है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रिया तीव्र किसकी होती है, गैस की होती है। गैस तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, फिर होती है द्रव की। ठीक है, देन आफ्टर होती है ठोस की। तो मतलब जनरली ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कोई अभिकारक या रिएक्टेंट आपका गैसी मतलब गैसीय स्टेट में है तो जल्दी रिएक्ट करेगा, देन आफ्टर लिक्विड स्टेट में, देन आफ्टर फिर क्या होगा, ठोस अवस्था में। ठीक है, इसका दूसरा जो इसी का ये मतलब फर्स्ट पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं भौतिकी अवस्था के बारे में। ये इसका आकार के बारे में बात करते हैं, किसके आकार के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, जो आकार होता है इसके व्युत्क्रम होता है। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के व्युत्क्रम होता है। कैसे समझेगा, मतलब आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा अभिक्रिया उतनी धीमी होगी, है ना। अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हैं, अभिक्रिया की दर उतनी क्या होगी, स्लो होगी। जितना छोटा होगा उतनी तीव्र अभिक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए मैंने 2 कंटेनर लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या पहले कंटेनर में क्या मान लीजिए ए और बी है, दो मिलके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ए बी। ठीक है, तो ए का आकार लिया मैंने, ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से इनके आकार क्या रखे मैंने, छोटे रखे। ठीक है, अब मान दूसरा जो कंटेनर रखा वहां पे मैंने आकार क्या कर दिया, बड़ा रख दिया। एक रखा ए, एक रखा बी। ठीक है, तो जब आकार छोटा होगा तो प्रॉपर बड़े आसानी से एक दूसरे से मिल पाएगा, है ना, रिएक्शन कर पाएगा और आपका प्रोडक्ट ए बी बना पाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपस में क्या कर रहे हैं, मिलकर अभिक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जब आकार बड़ा होगा, उनका आकार साइज बड़ा होगा, तो क्या करेंगे, केवल एक ए एक बी से ही मिल पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभिक्रिया धीमी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, हमें पता है, जैसे आप लोग बचपन में कई बार देखे होंगे कि जिनके गांवों में अर्थिंग दी जाती थी, या पुराने टाइम में लोगों को पता होगा कि अर्थ नहीं केवल फेस के लिए आता करंट, और अर्थिंग के लिए क्या करते थे, एक रॉड लेकर के जमीन में गाड़ देते थे। ठीक है, उसमें क्या करते थे, उसके साथ थोड़ा सा नमक और पानी डाल देते थे। क्यों डालते थे कि नमक क्या होता है, अपने आयनिक पार्ट में टूट जाता है और विद्युत का चालन करता है। तो अगर आप नमक जितने बड़े डालोगे, है ना, मान लीजिए बड़े बड़े क्यूब आप डाल दिए तो अभिक्रिया स्लो होगी उसकी। ठीक है, लेकिन अगर आप छोटे से बारीक पीसे हुए नमक डालोगे तो जैसे अपने पानी तुरंत वो घुल गया और अपने अणुओं में टूट गया। तो सीधी सी बात है, आकार जितना ज्यादा छोटा होगा अभिक्रिया की गति उतनी तीव्र होगी, आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की दर उतनी कम होगी। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर हो गया। ठीक है, इसका तीसरा फैक्टर एक हुई है, इसी में बी पॉइंट हो गया। ठीक है, हम इसका दो देख लिए, पहला हो गया आपके भौतिक आकार के बारे में देख लिए या अवस्था के बारे में देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है, ठीक है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी की, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी को जैसे बोलते हैं कि सक्रिय ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा। तो बता दिया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में, सक्रिय ऊर्जा मतलब किसी अभिकारक में वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक के पास होनी चाहिए, रिएक्टेंट के पास वो न्यूनतम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जो इसकी सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया की दर उतनी तीव्रता से होगी। ठीक है, तो सक्रिय ऊर्जा की जितनी वैल्यू कम होगी, मतलब कम ऊर्जा देकर के रिएक्टेंट क्या हो गया, आपको उत्पाद के लिए रेडी हो गया। ठीक है, सेकंड फैक्टर हो गया। ठीक है, थर्ड फैक्टर हम क्या देखते हैं,
उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक, ये थोड़ा समझिएगा उत्प्रेरक एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारी अभिक्रिया है, ठीक है, जिसका ये रियल पाथ है, मतलब ये है भाई अभिक्रिया है हमारी, यहां से यहां जाएगी, यहां पे आपके प्रोडक्ट में बदलेगी और फिर आगे चली जाएगी। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, एक होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, एक्चुअली उत्प्रेरक कुछ नहीं करते हैं, किसी भी अभिक्रिया के लिए संपन्न होने के लिए नया पाथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कुल मिला के क्या करते हैं वो सक्रियण ऊर्जा में या तो कमी कर देते हैं या तो बढ़ोतरी कर देते हैं। अगर सक्रियण ऊर्जा में वो कमी कर देंगे तो अभिक्रिया क्या होगी? जल्दी संपन्न हो जाएगी, इसको हम क्या मानते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। अगर सक्रियण ऊर्जा में बढ़ोतरी कर देंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, इसको हम क्या मानते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के बारे में पता होगा, जो किसी अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। तो बढ़ाता घटाता कैसे? ये एक नया पाथ, अभिक्रिया हमारी ऐसी संपन्न होनी थी, ब्लू कलर में जो मैंने बनाया, लेकिन क्या किया? उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। अगर धनात्मक वाला होगा तो सक्रियण ऊर्जा हमारी हो गई क्या? सक्रियण ऊर्जा ये होगी कि हमारी दर, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस यहां पे आपकी अभिक्रिया क्या होनी? संपन्न होनी थी। उत्प्रेरक जैसे मिलाया दो प्रकार के, अगर आपका क्या है धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देगा, तो कम ऊर्जा में क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बदल जाएगा। यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो सक्रियण ऊर्जा में बढ़ोतरी कर देगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की दर को घटा देता है, धनात्मक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए उत्प्रेरक हो गया। अब हमारा अगला पॉइंट है क्या? दाब। तो दाब के बारे में समझिएगा, एक्चुअली जो प्रेशर है वो प्रेशर एक्चुअली ना जनरली आपका ठोस अवस्था और द्रवित अवस्था में अगर कोई आपका रिएक्टेंट है, या तो सॉलिड में है या तो लिक्विड में है, उसके लिए वर्क नहीं करता। ठीक है, जो आपका फैक्टर अगला है दाब, ये जनरली ठोस या द्रव, इसके लिए कार्य नहीं करता, ये केवल किसके लिए करता है? गैस के लिए। तो दाब जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, देखिए मान लीजिए क्या है, दाब जितना ज्यादा, हम लीजिए यहां पे है, अणु क्या थे? पहले दूर दूर थे। ठीक है, मैंने क्या किया? एक पिस्टन लगाया, है ना, वही अणु है, ए और बी के अणु है, ये क्या है? दूर दूर है। मैंने एक पिस्टन लगाया, इसमें प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने की वजह से क्या हो गया? पूरा कंप्रेस हो गया, दाब मैंने बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दिया, तो अब क्या हो गया? ये पिस्टन आपका यहां पे आ गया। अब जो ए और बी के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ गए, तो प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, तो क्या हो गया भैया? आपका ये क्या हो गया? अभिक्रिया की दर बढ़ गई। ठीक है, तो जनरली ठोस द्रव में क्या होता है? क्योंकि ठोस द्रव क्या होता है? कंप्रेसिबल नहीं होते, उनको हम दबा नहीं सकते, इसलिए उन पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका? कंसंट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सांद्रता, कंसंट्रेशन या सांद्रता। तो सीधी सी बात है, जो कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता, वो दर के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब अगर आप सांद्रता बढ़ाओगे तो दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, क्या हुआ? सांद्रता का मतलब पहले क्या हुआ? हमने 1 लीटर लिया, इसमें क्या किया? हमने केवल 2 मोल डाले, कितने? 2 मोल डाले रिएक्टेंट के, तो अभिक्रिया अपने हिसाब से हो गई। लेकिन यहीं पे क्या किया मैंने? अब क्या किया? अभिक्रिया कारक के कितने हो गए? 10 मोल डाल दिए। जब 10 मोल डाल दिया, मैं कंसंट्रेशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया मतलब रिएक्टेंट के ना, है ना, सांद्रता किस पे डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम तो हमारा फिक्स है। तो देखिए क्या किया गया, हमने 10 मोल कर दिया, तब क्या होगा? अभिक्रिया ज्यादा जल्दी से संपन्न होगी, मतलब अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो सांद्रता जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, अभिक्रिया की दर में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चलिए अब जो हमारा अगला फैक्टर है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ताप। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पे अभिक्रिया की दर में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, समझिएगा, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाओगे तो जो रिएक्शन के रेट होगा वो 2 से 3 टाइम्स बढ़ता जाएगा।
ठीक है, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, ट्रिकी फॉर्मूला, आप बड़े आसानी से इसको जान सकते हो। अपक्रिया की दर में कैसा परिवर्तन हुआ है, इसको लिखते हैं हम म्यू की पावर डेल टी बाई 10। ठीक है, डेल टी क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, और बाई 10 कर दिए तो हमने, और म्यू क्या हो सकता है, क्वेश्चन में देगा म्यू बराबर, अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आप या तो 2 लेके सॉल्व करो, क्वेश्चन में अगर 3 दिया है तो ठीक है, जनरली क्या होता है 2 होता है, म्यू की वैल्यू 2। ठीक है, क्वेश्चन आपको आ चुका है नर्सिंग के पेपर में, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कि यदि ऐसा माना जाता है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए, बच्चों मैं गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में पक्का आएगा। डिजिट चेंज कर सकता है, 10 से 50, 10 से 60 कर सकता है, 20 से 40 कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पेपर में। देख लेना, जितने भी 8 सेट बनेंगे, 8 में से एक सेट में पक्का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और बहुत आसान है। तो अब बढ़ा दिया जाए तो दर में कितनी गुनी, कितना गुना बढ़ोतरी होगी। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, मेरी राइटिंग बहुत शानदार है, थोड़ा उसको माइंड मत करिए, इसे मैं बोल देता हूं। ठीक है, क्या है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो अभिक्रिया की दर है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो बताइए तापमान 10 से 40 तक बढ़ा दिया गया है, तो अब बताइए कि क्या होगा, दर कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे हम बताते हैं, तो म्यू की पावर क्या होता है, डेल टी बाई 10। ठीक है, तो म्यू यहां पे क्या दे दिया है, 2 गुना, है ना, ये वैल्यू दी है 2 गुना, ना दे तो आप 2 मान लीजिएगा, अपने आप अपने से मान लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर, अब डेल टी का मतलब क्या हुआ, 40 माइनस 10, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दिए। ठीक है, क्या हुआ, 10 से 50 हो गई ना, सॉरी, तो 50 माइनस 10, सॉरी, तो 50 माइनस 10 बाई 10, तो कितना आ गया, ये अच्छे से देते हैं, 2 की पावर 40 बाई 10 कट गया, कितना आ गया 4, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब जो अभिक्रिया की दर है वो 16 गुना बढ़ जाएगी। सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है और ऐसा क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, टेम्परेचर में इफेक्ट के लिए आगे समझ में, चलिए इरेज कर दो इसको। चलिए, तो तापमान वाला ये फैक्टर, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, मैं बता दे रहा हूं फिर से, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। ये छोटा सा बड़ा ट्रिकी फॉर्मूला है ना, म्यू की वैल्यू जनरली 2 से 3 होती है, क्वेश्चन में आपको दे देगा 2, नहीं देता तो आप 2 मान लेना अपने से और आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, इरेज कर दो इसको। चलिए ठीक है, इसी के बेसिस पे एक बनता है आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण मैं लिख देता हूं, बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक आध बार हो सकता है कि डायरेक्टली आपको पूछ ले, है ना, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, टेम्परेचर के बारे में ही रहता है कि अभिक्रिया की दर में क्या परिवर्तन होता है। चलिए देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो आर्हेनियस समीकरण बराबर क्या होता है, AE की पावर माइनस EA अपॉन RT। के क्या है पता है, दर नियतांक है, ए क्या है, आर्हेनियस नियतांक है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, सक्रियण ऊर्जा है, आर क्या है, रिडवर कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। बस वैल्यू दे देगा, आंसर रखिए, सीधे निकालिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या है आपका आर आर्हेनियस समीकरण, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, तो या इसी का थोड़ा सा डेराइव रूप भी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303। ठीक है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, R यहां लिख दे बाहर, क्या पहले लिख दो, ये आपको क्या करेगा, कई बार K1 K2 की वैल्यू दे देगा, है ना,
K2 K1 की वैल्यू दे देगा और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ सकता है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस दे करके। ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा है केवल अभी तक आप लोगों को, बट ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को भी रीडबर कांस्टेंट से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक में रासायनिक बलगति केवल आपका 2 वीडियो में, एक बड़ा वीडियो था, ये छोटे से वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। कैसे पूछे जाते हैं भैया, अभिक्रिया की कोटि बताइए, ए की सांद्रता कितना गुना बढ़ा दिया है ना, ए की सांद्रता ये है तो बी की बताइए, ठीक है, गर्मी नियम लिख करके, या टेम्परेचर इफेक्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है आपको एक ही सेट में तीनों टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैं बता ही चुका हूं भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, नाभिकीय रसायन में। एक बार फिर से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किसी ने अगर नहीं देखा तो देख लेना बच्चों, 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। केमिस्ट्री में तो छोड़ो, साथ में साथ आपको फिजिक्स में भी आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका डबल फायदा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं मैं ट्राई करूंगा आज ही दूसरा वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। टाइम बहुत कम है, प्रॉपर जितने भी वीडियो मैंने डाले हो आप सारे वीडियो के ऊपर अच्छे से देखो। मैं जो बोला हूं आपको 20+ मार्क्स आना है तो इनमें से आएंगे, ठीक है बच्चों। मेरा तो प्रयास यही है, बाकी आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं, अच्छे से पेपर दीजिए।